और अटैक करने के लिए साइलेंट नोजल का इस्तेमाल किया। और ये पहली बार है कि डेलमन ने ऐसा किया हो। रियो उन सभी से कहती है कि पहले उन्हें डेलमन को शांत करना होगा और इसीलिए वो आगे जा रही होती है। ये सारे उसे रोकने का ट्राई करते हैं, पर जैसी वो आगे जाती है तो डेलमन उसके ऊपर काफी हाई प्रेशर से अटैक कर देता है, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। एमो इन सारी चीजों को देखकर काफी मस्ती ले रही होती है और वो ये कहती है कि तुम तो इतना भी नहीं जानते कि कौन तुम्हारी साइड है और कौन मेरी। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एमो रूडो के ऊपर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और वो सभी को ये बताती है कि वो एक ऐसी स्मेल का इस्तेमाल करती है जिसे सूंघने वाला अपने अच्छे दिनों में खो जाता है और उसका बस एक ही काम रहता है कि वो एमो को प्रोटेक्ट करे। टेम्सी और ज़ांका इस बात को समझ जाते हैं और इसलिए वो दोनों अपना मास्क पहन लेते हैं ताकि आगे कोई भी गड़बड़ ना हो। रूडो को चीवा की याद आ रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि चीवा मुसीबत में है और वो उसे पुकार रही है, पर ऐसा असल में कुछ भी नहीं होता। ये सारा कुछ उसका वहम है। अब देखते ही देखते रूडो इन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उसको ऐसा लगता है कि ये दोनों ही स्पीयर के गार्ड्स हैं। ज़ांका इस बात को लेकर काफी चिंता में होता है कि उसने आज से पहले ऐसा कभी भी सोचा नहीं था कि वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल अपने ही दोस्तों पर करेगा या ऐसी कभी नौबत भी आएगी। और टेम्सी भी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकाल लेता है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता बचा नहीं होता। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेलमन अपने फ्लावर्स को लगा रहा होता है और तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि डेलमन से ये कहती है कि तुम्हारे ये फ्लावर्स यहाँ पर भी उग रहे हैं। ये तो काफी कमाल की बात है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ बस कचरा है। जिसके बाद हमारी कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर ये सारे के सारे लोग ज़ांका और टेम्सी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और टेम्सी भी अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद टेम्सी इन सभी को अपनी रस्सियों में जकड़ लेता है। एमो उनसे कहती है कि वो कुछ करें, वो हिलने का ट्राई कर रहे होते हैं, पर टेम्सी उनसे कहता है तुम जितना भी हिलोगे ये रस्सी उतनी ही टाइट होती जाएगी, तो हिलना बंद करो। एमो उससे कहती है कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो वो सारा कुछ बेकार है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट किस काम आता है? और वो इन सभी को धागों में लपेट देता है और ये सारे एक साथ बन जाते हैं। और अब उसने एमो को भी पकड़ लिया है और वो उससे कहते हैं कि जल्दी से हमारे साथियों को नॉर्मल करो, तुम्हारे पास वक्त काफी कम है। और इस तरफ हम एंजिन को देखते हैं जिसे अभी भी होश नहीं आया होता। एमो यहाँ से बाहर निकलने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है, जिसको देखकर ये सारे काफी गुस्से में आ जाते हैं और वो भी अपने आप को छुड़वाने का ट्राई करते हैं। टेम्सी भी खड़ा हुआ ये सारा कुछ देख रहा होता है और वो ये कहता है अगर सच में ये लड़की तुम्हें इतनी ही प्यारी है तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जिसके बाद वो इन सभी को रिलीज कर देता है और ये सारे नीचे गिर जाते हैं और काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाते हैं। ज़ांका उससे कहता है कि तुमने शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया और टेम्सी नीचे आ जाता है और उसे इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और ज़ांका ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। अब टेम्सी उसे ये बताता है कि ये सारे के सारे लोग किसी भी बड़ी इंजरी से बच सकते हैं और ये उस मैजिक की वजह से है जो कि रेमलिन ने इन सभी के ऊपर किया था। पर तभी अचानक से एंजिन भी यहाँ पर आ जाता है और उसने एमो के शूज को बाहर निकाल लिया होता है। तो चलो हम सारे सेफ हैं और मैं इन्हें ले रहा हूँ। इस तरफ हेडक्वार्टर में कॉर्वस और सैम्यू बातें कर रहे होते हैं और ये सारे उन्हीं सब के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वहाँ पर इतने सारे लोग गए हैं तो उन्हें कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। यहाँ पर एमो एंजिन से अपने शूज लेने का ट्राई कर रही होती है पर वो उसे ये शूज नहीं देता। एमो ये कहती है अगर तुमने मुझे ये शूज नहीं दिए तो इसके अंदर से उस इंसान की स्मेल चली जाएगी। क्या स्मेल? और वो इसे सूंघने का ट्राई करता है तो इसके अंदर से काफी गंदी बदबू आ रही होती है। अरे यार कितनी गंदी बदबू है, क्या तुम इसे धोती वोती नहीं हो? एंजिन उससे कहता है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना बंद करे और सभी को दोबारा से नॉर्मल कर दे। एमो उससे कहती है कि वो अपने एक शू के साथ अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। डेलमन भी होश में आ जाता है। अरे यार मैं क्या कर रहा था और यहाँ पर सारा कुछ क्या हो रहा है? टेम्सी उन सभी को सारा माजरा समझाता है कि एमो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही थी और इन सभी को ऐसा लग रहा था कि वो सारे एमो को जानते हैं और इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब अगली सीन में ये सारे क्लीनर्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और एंजिन भी एमो का शू वापस कर देता है। एंजिन ये समझ जाता है कि बिना अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के ये लड़की एक आम इंसान है और वो ये भी नहीं चाहते कि दूसरे लोग उससे उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट छीन ले। एमो को इन सभी के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इन सभी ने उसके घर का हाल खराब कर दिया है और वो इन सभी से कहती है क्या तुम में से किसी को भी गिल्ट फील नहीं हो रहा है? और ज़ांका को ये सुनते ही काफी गुस्सा आ जाता है और रूडो अपना मास्क उतारता है और उससे बात करने का ट्राई करता है। सैम्यू कॉर्वस को ये बता रही होती है कि उसने अपनी लाइफ में काफी सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है पर जब उसने रूडो को देखा तो वो काफी अलग था और ऐसा उसने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। एमो को ऐसा लगता है कि रूडो से बात करने के लिए उसके पास आ रहा है पर तभी अचानक से वो उसके फेस पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिसको देखकर ज़ांका और बाकी सब काफी शॉक्ड हो जाते हैं। अबे ओए ये इसने क्या कर दिया? एंजिन और बाकी सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं पर
रूडो को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में एमो के फेस पर 4 से 5 मुक्के बरसा देता है। सैम्यू ये बताती है कि रूडो के अंदर एक ऐसी चीज ग्लो हो रही है जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। अब भी ये सारे उसे रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे होते हैं और ग्रिस भी उसे समझाता है कि तुम अभी शांत हो जाओ, वो सामने वाली एक लड़की है, पर मुझे इससे घंटा कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं इसकी बैंड बजा दूंगा। ग्रिस अब रूडो के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है और वो उसे समझाने का ट्राई करता है कि एमो एक लड़की है और अब वो पावरलेस है। रूडो उन सभी से ये कहता है कि ये एक गिवर है और ये हमें यहाँ पर लेकर आई और हम सारे मारे भी जा सकते थे। एंजिन उससे कहता है ओ अच्छा तो ये बात है, जिसके बाद ये दोनों एक अलग सी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एंजिन उससे बातें नहीं कर रहा होता। तो रूडो उससे पूछता है कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम इमोशनल हो गए थे और तुम ये भूल चुके हो कि हम यहाँ पर क्यों आए थे। रूडो कहता है मुझे ऐसा लगा कि मैं स्पेयर में हूँ और जब मैं वहाँ था तो सारे लोग मुझसे कहा करते थे कि मैं अपने गुस्से को शांत कर लूं, पर आज भी मैंने वही किया और मैंने अपना आपा खो दिया और मैं दोबारा से वही बन गया जिससे मैं बचता आ रहा था। एंजिन उससे कहता है अगर तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें काफी सारी चीजों का सामना करना होगा, तो चलो मेरे साथ सभी से माफी मांगो। यहाँ पर टोमे ने आमो की बॉडी पर पट्टियां बांध दी होती हैं और वो उससे ये कहती है कि तुम मुझसे जितना चाहे उतना बात कर सकती हो। ये सुनते ही एमो उसे अपनी मॉम के बारे में बताना शुरू करती है कि वो काफी अच्छी इंसान थी और उन्हीं से मुझे ये शूज मिले हैं। मैं हमेशा ही यहाँ पर रही हूँ और स्पीयर और ग्राउंड से आने जाने वाले लोगों को देखती रही हूँ। यानी कि ये वही लड़की है जिसको ढूंढने के लिए सारे के सारे क्लीनर्स यहाँ पर आए थे। जिसके बाद हमें एमो की एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी मॉम उसे लेकर एक बंदे के पास आती है और वो उससे कहती है कि ये इंसान तुम्हारा हमेशा ही ख्याल रखेगा और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करेगा। ये जानने के बाद एमो भी काफी खुश हो जाती है और वो भी खुशी खुशी इस बंदे के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। और तभी एक बात सामने आती है कि उसकी मॉम ने एमो को इस इंसान के हाथों बेच दिया है और वो बंदा इसे लेकर यहाँ पर आ जाता है, यानी कि इस टावर में। यहाँ आने के बाद वो एमो से ये कहता है कि आज से हम यहीं पर रहने वाले हैं और यहाँ पर हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। इस आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि इसके इरादे बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जब एमो बड़ी हो जाती है। ये इंसान जो एक चोर है उसने यहाँ पर काफी सारी चीजों को लाकर इकट्ठा किया होता है और अब वो एमो के पास आता है और उससे ये कहता है तो चलो फिर से वही रिचुअल करते हैं जिससे मुझे काफी अच्छा लगता है और मजा आता है। पर एमो उसे मना करती है कि उसे ये रिचुअल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इससे उसका दम घुटता है। वो बंदा ये कहता है तुम ये इसीलिए बोल रही हो ना क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, क्यों बोलो ना। और इसीलिए वो एमो को एक सेरेमनी परफॉर्म करने के लिए कहता है और इसके नाम पर वो एमो के साथ काफी गंदा काम करता है। और तभी अचानक यहाँ पर मास्क पहने हुए 2 बंदे आते हैं और इनमें से एक बंदा वही है जिसने पहले रेक्टो को मारा था। ये बंदा उनसे कहता है अरे ओए तुम दोनों कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये उन दोनों के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है और उनसे ये कहता है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, शायद तुम नहीं जानते कि मैं एक गिवर हूँ और मेरे वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये शूज, तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। तभी ये मास्क वाला बंदा उसके पास जाता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारकर उसे एक ही मुक्के में चित कर देता है और उसके शूज निकाल कर एमो को दे देता है। ये शूज तुम्हारे ऊपर काफी सूट करेंगे तो तुम इन्हें रख सकती हो। एमो अभी ये सारी बातें सोच रही होती है तभी ये दोनों बंदे विंडो के पास जाते हैं और तभी अचानक से एक बंदे के पर आ जाते हैं और वो दूसरे को लेकर यहाँ से उड़ जाता है। एमो उन दोनों को नोटिस करती है कि वो दोनों उड़ते हुए आसमान में चले गए और उसे ऐसा लगता है कि ये दोनों एंजल्स हैं। पर तभी इस ठरकी को होश आ जाता है, अरे ओए लड़की तुम क्या कर रही हो और वहाँ किसे देख रही हो। ये बंदा उसके ऊपर काफी गुस्सा करता है और साथ में उसे मारना शुरू करता है और एमो को ये सारी बातें समझ आ रही होती हैं कि ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो सही नहीं है। अरे ओए लड़की मेरे जूते वापस करो। पर एमो उसे ये शूज देने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि एंजल ने उससे कहा था कि ये शूज उसके ऊपर सूट करते हैं। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर रूडो इन सभी से माफी मांगने के लिए बाहर आ जाता है और वो कुछ कहने वाला होता है पर सारे लोग उसे चुप कर देते हैं क्योंकि एमो अपनी कहानी सुना रही है। कहानी दोबारा से पास्ट में आती है जहाँ पर ये बंदा एमो से उन शूज को मांग रहा होता है पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये शूज एमो के वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं और वो इसे देने से साफ इनकार कर रही होती है। मुझे इन शूज के साथ काफी अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझसे ये मत लो। पर अब भी ये बंदा उससे जूते छीनने के लिए काफी खींचातानी कर रहा होता है और एमो गुस्से में आकर उसके हाथ पर काट लेती है पर ये बंदा अब भी बाज नहीं आता तो एमो उसे धक्का देती है और वो इस टावर से नीचे
गिर जाता है और उसका खेल खल्लास हो जाता है, यानी कि वो मारा गया। अब एमो को ये बात रियलाइज हो जाती है कि उसकी मॉम ने उसे बेच दिया था और वो इन सभी को अपनी कहानियां सुना रही होती है। और ऐसे ही इस डेजर्ट में काफी सारे लोग आए और एमो उन सभी से प्यार चाहती थी और वो अपनी बातों में बार बार एक एंजल का जिक्र कर रही होती है, जिसको सुनकर ये सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि इन सभी को ऐसा लगता है कि शायद से वो एक स्पेराइट हो सकता है। टैम्सी ये कहता है कि शायद से वो एक ऐसा गिवर भी हो सकता है जिसके पास पंखों वाली पावर्स हों, पर ज़ैंका इन सारी बातों पर बिलीव नहीं करता और वो ये कहता है कि एमो को चोट लगी हुई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी उसकी इमेजिनेशन हो और ऐसा कुछ भी ना हो। एंजिन उससे ये पता करता है कि उसने एंजल को लास्ट बार कब देखा था और एमो ये बताती है कि मैंने 1 महीना पहले, और वो उस बंदे की एक ड्राइंग भी बनाकर दिखाती है। और रूडो जैसे इसे देखता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने इस बंदे को पहचान लिया है और ये वही इंसान है जिसने रेक्टो को जान से मारा था। और रूडो ये समझ जाता है कि ये वही टाइम था जब रेक्टो जान से मारा गया और इसके साथ इसका एक साथी भी था, यानी कि ये 2 लोग थे। ये सारी बातें जानने के बाद रूडो काफी इविल स्माइल करता है और वो ये सोचता है कि शायद से वो इंसान मेरे पीछे ही यहाँ पर आया होगा। अगर एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं उससे सारा कुछ बाहर निकलवा लूंगा। यहाँ तक कि वो ये भी सोचता है कि वो उन दोनों को लेकर रेक्टो की कब्र के सामने जाएगा और उनसे माफी मंगवाएगा। तभी एमो अचानक से रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे इस बात का पता लग जाता है कि वो इंसान एमो के साथ जो किया करता था वो प्यार नहीं था और अब वो काफी जोर जोर से रो रही होती है। तभी रूडो उसके सामने आता है और अपना हाथ उसके सामने दोस्ती के लिए बढ़ाता है। अब ये सारे इस जगह से बाहर आ जाते हैं और एमो को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर वो इसके लिए मना कर देती है। मुझे यहाँ पर एक काफी जरूरी काम है, पर अगर रूडो तुम मुझसे मिलने आओगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। और ये बोलते ही वो सारे यहाँ से निकल जाते हैं। अब जाते हुए सारे बातें कर रहे होते हैं कि पक्का कोई न कोई ऐसा है जो कि स्पीयर में आ जा सकता है, और उन्हें इस बात की भी श्योरिटी हो जाती है कि जैसे रूडो के पास वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वैसे ही एमो के पास भी थे, और ये दोनों ही वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स वॉचमैन सीरीज के हैं। अब अगली सीन में हम दोबारा से एमो को देखते हैं, जिसके घर में एक बंदा आता है जो कि उसके शूज उससे छीन लेता है, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जेबर है। और वो अपने बॉस को ये बताता है कि मुझे सामान मिल चुका है और मैं वापस आ रहा हूँ, तो चलो फिर इस खेल को शुरू करते हैं। जाते हुए एंजिन उन सभी से कहता है कि उसे ही हमेशा ड्राइव करनी पड़ती है, अगर कोई और इस गाड़ी को चलाएगा तो वो सारे सो सकते हैं। और ये ग्रिस, इसकी ड्राइविंग तो 1 नंबर की घटिया है, पता नहीं कब ये हमें मौत के मुंह में सुला सकता है। रूडो जाते हुए ये नोटिस करता है कि रियो के पैरों पर कुछ निशान बने हुए हैं, और इससे उसे ये बात क्लियर हो जाती है कि रेमलिन का स्पेल उनके सारे घावों को सही नहीं करता, ये बस उन्हें बड़े बड़े हमलों से प्रोटेक्ट करता है। और ज्यादातर बड़े हमले टैम्सी ने ही किए थे और वो भी यहीं पर बैठा होता है। एंजिन उनसे कहता है कि नो मैंस लैंड में जाने की यही सबसे बड़ी दिक्कत है, और अब हमें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा, क्योंकि हमारी हालतें काफी खराब हो चुकी हैं। और अब ये सारे पास में एक सिटी को नोटिस करते हैं, जिसके बाद ये सारे वहाँ चले जाते हैं। पर रूडो जैसे इसे देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुका है। अंदर आने के बाद वो ये देखते हैं कि यहाँ पर वही बूढ़ी औरत होती है जो कि अपने पेशेंट पर चिल्ला रही होती है, अरे ओए तुम सही से बैठ जाओ, तुम्हारे पास मैं कभी भी दोबारा नहीं आऊंगा, तुम काफी चिल्लाती हो। लेकिन एंजिन जब भी इस रास्ते से गुजरता है तो वो इससे मिलने के लिए जरूर से यहाँ पर आता है, क्योंकि ये भी उन डॉक्टर्स में से एक है जो कि पहले बॉडी पोल्यूशन का इलाज किया करते थे, और इसी डॉक्टर ने पॉल्यूटेड ऑब्जेक्ट्स पर काफी रिसर्च भी की थी, पर इससे उसे साइड इफेक्ट्स हो गए और ये ऐसी बन गई और काफी चिल्लाती रहती है। और फिर हमें इस बूढ़ी अम्मा के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है एलिस, और वो इन दोनों की ग्रैंड मदर है, और ये दोनों भी उससे मिलने के लिए यहाँ पर बार बार आते रहते हैं। जिसके बाद एशिया और अगस्त यहाँ से निकल जाते हैं, पर वो जाते हुए इनसे कहते हैं कि बादल आने वाले हैं तो अपना ध्यान रखना। और यहाँ पर बादल का मतलब है स्पीयर, जहाँ से हमेशा ही कचरा नीचे गिरता रहता है, और इसीलिए इन्होंने काफी सारे सेफ जोन्स बनाए हुए हैं जिससे कचरा इनके ऊपर नहीं गिरता। ये लोग स्पीयर से काफी ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि ऐसे ही कचरा गिरने की वजह से अक्सर काफी सारे लोग मारे जाते हैं। पर जब भी कोई स्पीयर में जाके बदला लेने का ट्राई करता है तो वो बॉर्डर पर ही मारा जाता है, यानी कि वहाँ पर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पर ये सारे इस बात को लेकर भी काफी हैरान होते हैं कि रूडो और वो एंजल मारे क्यों नहीं गए और ये दोनों जिंदा कैसे हैं। रूडो उनसे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है, पर मैंने कुछ देखा था, लेकिन मुझे वो याद नहीं है कि वो क्या चीज थी। तभी अचानक से एंजन के पास सैम्यू का कॉल आता है और वो ये कहती है कि तुम सारे जल्दी से हेडक्वार्टर आ जाओ, हमें चारों तरफ से गुंडों ने घेर लिया है। एंजन उन सभी को लेकर पीछे के रास्ते से जा रहा होता है और साथ में उन्हें ये भी बताता है कि ऐसे लोगों को अटैकर्स कहा जाता है जो कि वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी पावर्स नहीं होती। तभी इनमें से एक बंदा हेडक्वार्टर पर अटैक कर देता है और ये सारे रूडो को लेने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। तुम जल्दी से रूडो को हमारे हाथों सौंप दो, वरना हम इस पूरी की
पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देंगे, एकदम तहस नहस। ये सारे छपरी उनका ध्यान भटकाने का ट्राई करते हैं और कुछ लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि उन्होंने इस बिल्डिंग पर जो अटैक किया था उससे इस पर एक भी खरोच नहीं आई है। फिर हमें सैम्यू को दिखाया जाता है जो ये कहती है अगर इन सभी को अंदर आना है तो इन्हें पहले उससे परमिशन लेनी होगी, और अगली पल वो बाहर आ जाती है और इन सभी को अटैक करने के लिए कहती है। एक बंदा उसके ऊपर रॉकेट से अटैक करता है, पर सैम्यू उसे पकड़कर दोबारा उसके ऊपर फेंक देती है, जिससे यहाँ पर काफी तेज ब्लास्ट होता है और अब ये सारे सैम्यू पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे होते हैं, पर वो इन सारी गोलियों से काफी आराम से बच जाती है, जैसे कि वो काफी फास्ट हो। जैसे ही एंजिन यहाँ पर आता है वो ये देखता है कि सैम्यू ने पहले ही सारे के सारे गुंडों को ठिकाने लगा दिया है, और अब वो एक गुंडे को पकड़कर उससे ये पूछती है कि तुम ये बात कैसे जानती हो कि हमारे पास एक स्पेराइट है। अब अगले सीन में ये सारे खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं और वो इन सारे गिवर्स को देखकर ये सोचता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आता हूँ ताकि मैं अपने पूरे दिन की थकान मिटा सकूं, और यहाँ पर काफी अच्छा खाना मिलता है सिवाय इन लोगों के जो ये गिवर्स हैं। ये हमेशा ही एक चीज से चिपके रहते हैं और इन्होंने मेरा सारा मूड खराब कर दिया, अथू थू। लेकिन जैसे ही ये बूढ़ा आदमी रूडो को देखता है तो उसकी फटकर 4 हो जाती है और वो यहाँ से भाग जाता है। रूडो इन सभी के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि तुम सारे यहाँ पर क्या कर रहे हो, वहाँ पर हेडक्वार्टर में अटैक हुआ है और तुम यहाँ पर दबकर खाना पेल रहे हो। लेकिन ये सारे एकदम चिल मूड में होते हैं और रूडो से ये कहते हैं अरे ओए तुम भी चिल कर जाओ, हम ऐसे ही हर फाइट के बाद खाना खाते हैं, वो भी एक साथ। एंजिन उससे कहता है कि तुम हेडक्वार्टर की चिंता मत करो, वहाँ पर सैम्यू है और उससे बच निकलना काफी मुश्किल है। ये सुनते ही रूडो भी काफी शॉक्ड हो जाता है, क्या सच में सैम्यू इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अरे हाँ मुन्ना, वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके पास जो सन ग्लासेस हैं वो ही उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये सारे उसे बताते हैं कि जो भी लोग अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पूरी पावर्स का इस्तेमाल कर पाते हैं वो अटैकर्स बन जाते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाते वो बनते हैं डिफेंडर्स। अब ऐसी सारी बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक से यहाँ पर 3 और क्लीनर्स आ जाते हैं और रूडो उनमें से एक बंदे को देखकर अपना खाना छुपा लेता है। इनमें एक छोटी सी लड़की भी होती है जिसका नाम है गीटा, और वो रूडो के पास आकर उसे ये पूछती है क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि ऊपर की दुनिया कैसी है? और ये बंदा जिसका नाम है ब्रो सेंटा वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो भी हेडक्वार्टर के बाहर। एंजिन उन सभी से मना करता है कि वो सारे रूडो के बारे में ऐसे बाहर बातें ना करें, वरना सभी को इस बारे में पता लग सकता है कि रूडो एक स्पेराइट है। इस तरफ गीटा बार बार रूडो को परेशान कर रही होती है और वो दूर आकर बैठ जाता है और ये कहता है कि हमें और भी ज्यादा चौकन्ना होना होगा, वो लोग कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। क्या हुआ बच्चे, क्या तुम किसी बात से परेशान हो? क्या तुम्हारे पीछे कोई लगा हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि वो रेडर्स हैं, तो तुम उनसे बचकर रहना। और हाँ, रेडर्स को एक नया बॉस भी मिल चुका है, तो अगर तुम चौकन्ने नहीं रहे तो वो तुमसे सारा कुछ छीन सकते हैं। अब ये बंदा रूडो को एक शूज का पेयर निकाल कर दिखाता है और रूडो इसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये एमओ के शूज होते हैं और ये बंदा कोई और नहीं है, ये वही है, यानी कि रेडर्स का लीडर। और ये लड़की भी वही पोर्टल वाली लड़की है जो जेबर के साथ थी। तभी टीवी पर एक अनाउंसमेंट होती है कि काफी बड़ा तूफान आने वाला है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं ही रेडर्स का लीडर हूँ और तुम्हें न्यूज हमेशा ही देखती रहनी चाहिए, क्योंकि तूफान कभी भी आ सकता है। ये बात जानते ही ये सारे क्लीनर्स इस बंदे पर अटैक कर देते हैं, पर तभी अचानक से ये लड़की अपना पोर्टल खोल देती है जिसमें रूडो और ये बंदा दोनों ही जाने लगते हैं। एंजिन और बाकी सब उसे रोकने का ट्राई करते हैं, पर ये सारे भी इस पोर्टल में खींचे चले जाते हैं और ये लड़की भी अचानक से ही गायब हो जाती है। बस ये 3 ही लोग यहाँ पर बचते हैं। अब अगली सीन में ये सारे क्लीनर्स अपने आप को एक गुफा में पाते हैं, जहाँ पर इनके सामने सारे के सारे रेडर्स खड़े होते हैं और साथ में उनका बॉस भी। रूडो को उसे देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। बताओ तुमने एमओ के साथ क्या किया? यानी कि अब इन सभी के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट हो सकती है, क्योंकि सारे के सारे गिवर्स और रेडर्स एक दूसरे के आमने सामने हैं और साथ में रेडर्स का बॉस भी, जिसको देखकर इन सभी की पहले ही फटी हुई है और रूडो को भी इस बंदे के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा है। तो फाइट देखने में काफी मजा आएगा।